हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा से चला गया होगा। और ये जो आज का जो वीडियोज़ है वो है कामरूप मेट्रो का जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। और उसके बाद ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 जो होगा कामरूप मेट्रो का, वो क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 1 से लेकर 20 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप वो नहीं देखे तो उसे देखिए। और उसी पार्ट 1 का जो आपको वीडियो का जो लिंक है इसके नीचे मैं दे रहा हूँ, आप इसे भी वहाँ से भी देख सकते हैं ना। अगर यहाँ से आप नहीं देखना चाहते जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे मैंने डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं दिया हूँ और इंग्लिश ग्रामर का भी सॉल्यूशन दिया हूँ। तो चलिए आज का ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है उसे हम लोग चलिए देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, देखिए कि राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064, ये है हमारा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो किसी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना हो तो एक नंबर के बाद यानी जो 10 प्लेस पर होता है उसके बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि दिया कितना 0.1234, तो 4 जीरो है और 6 और 4, ये क्वेश्चन है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए। तो देखिए जब भी पॉइंट को राइट साइड में करते हैं तो 10 का पावर नेगेटिव आता है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव आ जाता है। राइट से जाएगा तो नेगेटिव होगा और लेफ्ट में जाएगा तो इधर से अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव आएगा और इधर से इधर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। मतलब समझ रहे हैं, पॉइंट अगर इधर से इधर जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा 10 का पावर। अगर ये पॉइंट इधर से इधर लेकर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो 10 का पावर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझ गए। तो देखिए इस पॉइंट को हमको इस साइड लाना है, इस साइड लाने के लिए हमें क्या होगा, माइनस में लाना पड़ेगा, या पर दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कितना नंबर पर लाना है, यहाँ लाना था 1 2 3 4 5 यानी 6.4 पर जाना है। और कितना लाएँ, 1 2 3 4 5 यानी 10 का पावर में तो 5 आएगा। बट देखिए राइट टू लेफ्ट गया ना, लेफ्ट टू राइट गया। तो यहाँ से देखिए इससे इस साइड आया है ना, लेफ्ट टू राइट आया है, लेफ्ट टू राइट गया है, ठीक है। तो जब लेफ़्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, माइनस। और राइट टू लेफ्ट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 का, तो 6.4 × 10 टू पावर -5 है। यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू हमें निकालना है, राइट। तो एम का वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए -3 का पावर m प्लस में 1 इंटू -3 का पावर 5 इक्वल टू -3 का पावर में 7। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको जानना चाहिए, कभी भी हो जब बेस समान होता है, बेस इक्वल होता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब बेस इक्वल हो तो पावर प्लस हो जाता है। तो बेस दोनों का इक्वल है तो -3 का पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस में 1 प्लस में 5 और इक्वल में -3 का पावर इधर 7। इधर में देखिए क्या हो जाएगा, -3 और m प्लस में 6 इक्वल में -3 और का पावर 7। जब दोनों साइड क्या है, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, m प्लस में 6 इक्वल में 7। 6 को इस साइड भेज दीजिए तो 7 माइनस में 6, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि m का वैल्यू क्या होगा। तो m का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि राइट डाउन द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो राइट डाउन द यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग लिख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, राइट डाउन करना है उस यूक्लिड डिवीजन लेमा को, ठीक है। यहाँ दिखा रहा क्वेश्चन, हाँ। तो इसको हमें किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वही हमें यहाँ राइट डाउन करना है, लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द
पॉजिटिव द पॉजिटिव इंटीजर द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड डी, ए एंड बी लिख लेते हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिए, ए और बी को मान लिया। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ए जो इक्वल डिवीजन लेमा में दिया है वो ए और बी ही दिया, तो मैं नहीं हटा। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक UNIQUE यूनिक इंटीजर Q एंड R। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा, Q एंड R है यूनिक इंटीजर मान लिया। अगर ये रहा तो हम लोग को सेटिस्फाई जो करेगा वो कैसे करेगा, तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू क्या होता है, BQ हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है तो इसका भी एक और होता है, ये हमेशा क्या होगा, 0 से रिमाइंडर जो होता है 12 भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी 20 से छोटा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, 12 ही होगा। ये एक सेटिस्फेक्शन होता है और यही आपको लिखना था। ठीक है, ये एज इट इज़ मैंने बुक का लाइन दिया हूँ, बुक आपका चैप्टर 1 में दिया हुआ है, वो आपका एज इट इज़ बुक में ऐसे ही दिया है, तो मैंने एज इट इज़ कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ। आप पे जाके बुक्स में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका बुक्स में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और 24 हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग अभी देखेंगे, चलिए देखते हैं। 24 में है राइट डाउन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक निकालना है पोलिनोमियल हुज रूट्स आर ए अल्फ़ा एंड बीटा, ए एंड बी नहीं है, अल्फ़ा एंड बीटा दिया होता है। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और हमारे पास रूट्स दिया, रूट्स का मतलब जीरोस दिया हुआ है, 2 जीरो दिया हुआ, राइट। और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो देखिए रूट्स निकालने के क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने के लिए आपको सम चाहिए और एक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, दोनों ही इसमें ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द जीरोस द टू रूट जो है ये दिया होता है, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, ये होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरो में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा, ये हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो लिख सकते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है आपका, एक फार्मूला होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ZERO जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये आई थिंक आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। तो सम ऑफ जीरो इंटू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो में क्या है, तो सम ऑफ जीरो है एक्स अल्फ़ा प्लस में बीटा, और एक्स को तो एक्स दे देते हैं, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो में है अल्फ़ा इंटू में बीटा, और यही क्या हो जाएगा आपका एक क्वाड्रेटिक आपका पोलिनोमियल हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इतना लिख देते तो आपको ये आंसर सही माना जाता, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 25 में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसी को मैं पलट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या निकालना है, अभी निकालना है, द राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट अभी देखिए, तो यहाँ पर हमारा पास दिया हुआ है 4u² प्लस में 8u। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4 एंड b का वैल्यू कुछ है नहीं, सॉरी b का वैल्यू ये दिया हुआ है 8 एंड c का वैल्यू 0 दिया हुआ है, राइट। और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता क्या है, ये होता है C/A,
और सी का वैल्यू क्या है भाई 0 और ए का वैल्यू क्या है 4। तो 0/4 मीन्स 0 और आंसर इज 0। क्लियर है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ राइट डाउन द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें ये जनरल फॉर्म निकालना है, ये भी आपको बुक्स में एज इट इज दिया हुआ जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 में क्या दिया हुआ जनरल फॉर्म लिखना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ linear equation in two variable। ठीक है, ये हमारे पास दिया है और ये क्या होता है इज, ये होगा आपका ax प्लस by प्लस में c, यही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है वेर, हम लिख सकते हैं वेर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी आर क्या है एक रियल नंबर है, एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ये इसके बारे में था और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2ky इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू -5 आर पैरेलल देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है पैरेलल, और पैरेलल को आपको देखने के साथ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। पहले तो हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है 3x प्लस 2ky और ये 6 जो है इस साइड आएगा तो हम माइनस में 6 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। डायरेक्ट हम आंसर में यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। एंड क्या दिया हुआ है 2x प्लस में 5y और ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा a1 लिख लेते हैं, b1 इक्वल टू हो जाएगा 2k एंड c1 हो जाएगा माइनस में 6। उसी तरह देखिए क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू 2 एंड b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 4। ये आपको क्लियर है। अभी हमको क्या चाहिए पैरेलल चाहिए, और पैरेलल में जो होता है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पैरेलल, और पैरेलल का जो फार्मूला होता है वो होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये आपको पैरेलल का फार्मूला होता है। आप देखिए हमारे पास जो है क्या क्या है जो वैल्यू से वो बैठा सकते हैं। देखिए a1 का वैल्यू कितना है 3 और a2 का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू b1 का वैल्यू 2k और b2 का वैल्यू 5। अभी देखिए हमारा पास निकालना है क्या k का वैल्यू फाइंड आउट कर, और हमारा यहीं से k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम आगे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो मेन वैल्यू चाहिए वो k का चाहिए, और k से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें k का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इधर क्रॉस करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 × 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 × 2 ये मतलब 4k और 3 × 5 ये मतलब 15, इतना हो गया। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो k जो है ये 4 नीचे आ जाएगा तो 15/4 हो जाएगा, और k इक्वल टू क्या हो गया द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 15/4 और आंसर, यहाँ का आंसर हटा देते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 यहीं पर होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस
1/x इक्वल टू 0। तो सम निकालना, सम, इससे पहले क्या निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें निकालना सम ऑफ जीरो। तो देख लो एक चीज़, तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि सम और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो निकालना है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो इसको हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकाल देना है। तो यहाँ से देखिए x को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x कट गया तो यहाँ 1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। x को उस साइड भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, x इंटू 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू आ जाएगा आपका, कितना आ गया 1, एन बी तो दिया ही नहीं है तो b का वैल्यू आ जाएगा 0 और c का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरो चाहिए, तो हम लोग इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। आप नीचे लिख सकते हैं इसका, मैं इधर लिख रहा हूँ सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो होता है आपका -b/a। तो -b का वैल्यू पहले से ही कितना है 0 है और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, इफ़ एन एपी सीरीज दिया हुआ है a इक्वल टू 11, a13 इक्वल टू 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d, यानी कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए a इक्वल टू 11 दिया, मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी आंसर है हाँ 29, ये दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब a1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 11, इतना तो आप समझ में आ गया। आगे क्या दिया हुआ है, a13 यानी लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है अपना पास, a13 है, ठीक है। तो a13 दिया हुआ और ये है 35, मतलब an का वैल्यू 35 दे दिया हुआ है। अभी हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब d का वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देखिए यहाँ से हमको d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला होता है क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो an का वैल्यू हमें पहले से पता है, ये है 35, क्लियर है। a का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है, ये है 11 प्लस टर्म कितना है n देखिए यहाँ पर n भी लिख देता हूँ, कितना टर्म है टोटल 13 टर्म है ना। तो n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, क्लियर है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 माइनस में 1, और d का वैल्यू नहीं है तो d तो इक्वल ही रह जाएगा। 11 को इस साइड भेज देते हैं तो 39 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12d हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखिए इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 में 4 और 12d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24 को नीचे आ जाएगा तो 24/12, 12 से 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब क्या आ गया d इक्वल टू 2। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है यहाँ तक। आप अगर कोई भी डाउट हो रहा है आपका कोई भी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ इतना नंबर क्वेश्चन में आपका ये डाउट है, तो मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ABC, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, इफ़ AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द मेजर ऑफ AB। तो AB का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल देखते हैं बनाकर, उस हिसाब से हम लोग इसे ट्राई करेंगे। तो ट्रायंगल में दिया हुआ, मान लेते ये A है, ये B है और ये C यहाँ क्यों दिया, क्योंकि ये पहले से बोल दिया 90 डिग्री है, तो ये और ऊपर से क्या है आइसोसेल ट्रायंगल है, मतलब ये 45 होगा और ये भी क्या होगा 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल्स होते हैं, क्लियर है। तो ये दो एंगल इक्वल कर दिए। अभी देखिए यहाँ पर दिया AC का जो वैल्यू है AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है और हमें
इसका वैल्यू चाहिए, है ना। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसको आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो इसको आप आइसोसेल ट्रायंगल है तो आप ये तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 45 का इक्वल में ये 6 है, तो इस 45 के इक्वल में भी क्या हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरह से आप देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो एच स्क्वायर का वैल्यू हम एच स्क्वायर ही रख रहे हैं अभी फ़िलहाल, और पी स्क्वायर का वैल्यू मतलब 6 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर। तो एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो √100 में ये 36 प्लस में 36 हो जाएगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पर 36 प्लस 36 होता है कितना है, वो होता है 72, और ये जो हो जाएगा आपका एच का वैल्यू वो अब कितना √100 से टूटेगा, तो ये आप देख सकते हैं 36 इंटू में 2 ऐसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 2, और 36 को अगर बाहर करना है तो ये बन जाएगा बाहर में 6 और ये अंदर में उठ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, एच का वैल्यू अपना पास आ गया 6√2 सेंटीमीटर। एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक इस तरह, ये तो आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। अगर यही क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री से देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर देखते हैं, जैसे रेशियो आपको चैप्टर 9 में जो दिया हुआ है, इसको और तरीक़ा से अगर हम देख सकते हैं तो कैसे देखते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अगेन हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। ये दूसरा मेथड से देख लेते हैं। ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसे आपको निकालना है एच को, राइट। अभी देखिए ये सी है, ये ए है और ये बी है, क्लियर है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे एंगल्स का इस्तेमाल। तो एंगल देखिए ये 45 डिग्री हमें ये चाहिए, ये वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला चाहिए, तो हमें इसमें देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ ए एंड सी का वैल्यू, और इस हमें एच चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से पी का वैल्यू है और ये एच है। तो पी बाय एच किसके फॉर्म में आता है ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए पी और इधर में नीचे में क्या है, एच है, नीचे में एच का वैल्यू चाहिए, या तो एच और पी दे सकते हैं, ऐसा भी कोई डाउट नहीं है। और ये किसका आता है, साइन का आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन, ठीक है। और साइन कितना है, 45 है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, साइन 45 डिग्री। अब देखिए पी का वैल्यू हमें ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एच हमें निकालना है, फाइंड रख दिया। साइन 45 होता है 1/√2, यहाँ भी पता है। अब एच का वैल्यू चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच इंटू 1 एच हो जाएगा, और रूट को 6 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसे फाइंड आउट कर सकते थे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीका ही आपको आना चाहिए और दोनों तरीका से ये क्वेश्चन बन सकता था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रायंगल दिया हुआ है और वो बोल रहा है विद द फिगर, इस फिगर के हिसाब से फाइंड आउट करो एंगल पी क्या होगा। तो इसका वैल्यू हमें चाहिए, है ना, इस एंगल पी का वैल्यू हमें चाहिए। अब सोच रहे होंगे कि एंगल पी का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसका अंडर में सिर्फ दो ही वैल्यू दिया है, दो ही एंगल दिया हुआ है, तो ये चीज़ हमें पहले थर्ड एंगल निकालना पड़ेगा। दूसरा बात देखिए, ये जो दोनों एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों का जो इक्वल है, ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल है या नहीं है। एंगल इक्वल है मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। ये जो साइड्स है वो दोनों साइड्स क्या है, ये इक्वल है या नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा साइड्स हमारा इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3.8 दिया हुआ है। 3.8 का मतलब होता है ए बी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3.8 है, और ये इधर में 7.6 दिया, मतलब ए बी जो है इक्वल है किसका, आर क्यू का। ये आर क्यू का इक्वल है। इतना तो आपको हमको समझ में आ गया है ना। उसके बाद देखिए 6 सेंटीमीटर, ये दोनों तो ठीक ही है। बी सी इक्वल है किसका, आपका बी सी इक्वल है पी क्यू का। क्लियर है? अब जो है नया जो दिया हुआ है ए बी हो गया बी सी। अब यहाँ पर रूट देखिए ए सी जो है इक्वल है वो है किसका, आर पी का। यहाँ भी समझ में आ गया। अभी हमें ये चीज़ समझना है कि इस यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा, और वही एंगल से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। ये तो कॉन्ग्रुएंट है ही। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का साइड इक्वल है, तो दोनों जब साइड्स इक्वल होता है तो एंगल क्या होता है, इक्वल हो ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू पी, या पी सॉरी ये आर है, आर पी क्यू, और ये कैसे, बाय
साइड से कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूफ कर दिए क्योंकि सारा का सारा। अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल हम लोग सम से निकाल सकते हैं। सम ऑफ एंगल क्या होता है, तो यहाँ पर होता है सम ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देते हैं, इसका मान x ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 80 प्लस में 60 प्लस में x इक्वल टू होता है 180 डिग्री, और ये होता है सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला ये हो। अब यहाँ पर देखिए 140 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस में 40 140, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल C इक्वल टू क्या हो गया, एंगल C इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। तो अभी इस चीज़ को आप समझिएगा थोड़ा सा कि एंगल C अगर 40 डिग्री है तो एंगल C किसका इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू आर पी, आर और पी का वैल्यू है AC इक्वल टू किसका वैल्यू, आर और पी का वैल्यू है। तो अगर AC का वैल्यू यहाँ C का वैल्यू अगर 60 है तो P का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल में P इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। जो एंगल C का आएगा वही एंगल P का भी वैल्यू आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एंगल 40 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया राइट डाउन द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला अगर हम बात करें, डिस्टेंस फार्मूला तो AB इक्वल टू होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही होता है इसका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा। 32 हो गया। 33 देखते हैं। 33 में क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 5 एंड -2 3 इज, मतलब दोनों का जो पॉइंट सेगमेंट होगा वो ऑलरेडी आंसर दे दिया है। तो हमें ये निकालना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में मैंने इसका सोल्यूशन भी कराया था। तो चलिए अभी फिर से एक बार इसे हम सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है द मिड पॉइंट। अब देखिए कभी भी आपका मिड पॉइंट आ जाए, ठीक है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है ये होता है x1 प्लस में x2 डिवाइडेड में 2, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड में 2। इतना समझ में आ गया। अभी देखिए पहले से ही दिया हुआ है, इसको हम लोग मानते हैं x, इसको मान ले y, ये हो गया x1, ये x1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इतना समझ में आ गया आपको। अभी देखिए x1 का मतलब कितना है, x1 का मतलब है -6, और प्लस x2 का मतलब है -2, राइट, डिवाइडेड बाई 2। y1 का मतलब है 5 प्लस y2 का मतलब है 3 और डिवाइडेड में 2। इतना क्लियर है। अब देखिए 6 - 2 ये हो जाएगा -8, और ये हो गया 2, और ये भी हो जाएगा 8/2। 2 से गया 4 टाइम्स, ये भी गया 2 से 4 टाइम्स, बट ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4, और यही आपका मिड पॉइंट। बट इसका जो सोल्यूशन दिया हुआ देखिए a/3 दिया हुआ है और ये 4 दिया, तो इस 4 का वैल्यू तो दिया हुआ, मतलब एक ऐसे देखिए a/3, 4 इसका वैल्यू ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है, ये तो वैल्यू ये दिया ही हुआ है, मतलब इस वैल्यू का तो काम ही नहीं है, क्योंकि ये y दोनों का सेम ही है, y है इधर भी, ये भी y है, तो ये दोनों का जगह सेम है। बट हमें चाहिए किसका, इस a का वैल्यू। अभी देखिए इस a का वैल्यू चाहिए, मतलब a/3 इक्वल टू -4, तो 3 को इससे ये कर दे तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू में 3, तो a इक्वल टू -12, ठीक है। और यही हो जाएगा द वैल्यू ऑफ a इज -12, और यही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, -3 द ओरिजिन। देखिए तो ओरिजिन अब जो होता है, एक होता है मिड पॉइंट, अभी जो थोड़ा देर पहले देखें तो, और एक है ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है, तो ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो डिस्टेंस इसे लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और इसका जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाता है आपका रूट में x² + y²।
इतना आप समझ में। तो ये देखिए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, माइनस में 4 दिया हुआ था, माइनस में 4 का स्क्वायर, और इधर पे कितना, ये एक्स है ये वाई है ना, तो ये एक्स वाई प्लस वाई का वैल्यू दिया 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। अब ये माइनस का भी देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि किसी माइनस का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव में आ जाता, प्लस में आ जाता, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये नहीं समझेंगे कि माइनस कहाँ गया, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, तो 16 + 9 ये हो जाएगा 25, ठीक है, और 5 का जो हो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 5, और यहाँ पर कुछ यूनिट्स नहीं दिया है तो हम लोग इसका साथ एक यूनिट ऐसे लिख देंगे, तो 5 यूनिट, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। इतना आप समझ में 35। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। 35 में दिया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है। तो देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 का मतलब 10 45 होता है कितना 1, और 1 का इधर हो जाएगा स्क्वायर, इधर में हो जाएगा 10, और इसका भी सेम हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और डिवाइडेड बाय 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो ये 0/2, और ये हो जाएगा आंसर इज 0। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर इज 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है साइन स्क्वायर ए = 9/16, राइट। तो देखिए स्क्वायर को हटाने से यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो साइन ए = √9/16 हो जाएगा, तो साइन ए = हो जाएगा 3/4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए साइन का वैल्यू होता है p/h, और ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ से आपको पता है ये हम लोग ले लेंगे 3k, p का वैल्यू 3k हो जाएगा, 4k होगा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि ये हो जाता है आपका h² माइनस में p², ठीक है। ये बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका h² मतलब 4k का स्क्वायर, और माइनस में 3k का स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका b = 16k स्क्वायर माइनस में 9k स्क्वायर रूट अंडर में ये हो जाएगा √7 में k स्क्वायर, और यहाँ से b का जो वैल्यू आ गया आपका वो आ जाएगा b = √7k। क्लियर है। तो अभी आपको फार्मूला में क्या चाहिए इतना आप समझ गए होंगे, तो ये आपको चाहिए क्या ये भी समझ लेते हैं ना। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है और आपको चाहिए क्या, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपका फाइंड क्या करना है, तो कोस ए को फाइंड करना है ना, क्या करना है कोस ए को फाइंड करना है, तो कोस ए = वाट, राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू दिया है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस बराबर होता है b/h, राइट। ये होता है क्या होता है b/h, तो b का जो वैल्यू है वो है √7k, और डिवाइडेड बाय h का जो वैल्यू है वो है 4k, के कैंसिल हो गया, तो √7/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 बना चुके हैं, चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया, हाउ मेनी टेंजेंट सर्कल शुड हैव, देखिए कितना हाँ टेंजेंट बना सकता है एक सर्कल। देखिए यहाँ पैरेलल का बात नहीं किया है, ऐसे ही बोला हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल शुड हैव। आप कितने भी टेंजेंट एक सर्कल में कितने टेंजेंट को पैरेलल कर सकता है, पैरेलल नहीं कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ से खींच सकता है, यहाँ से खींच सकता है, जितना भी पॉइंट है जितना पॉइंट है उस सब पर आप एक टेंजेंट कर सकते हैं, जितना भी पॉइंट है सब पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट सर्कल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट टेंजेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर ये पैरेलल बात करता तो 2 लिखते हैं आंसर, लेकिन ये पैरेलल नहीं बताया इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया, पी क्यू इज अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी क्यू एक टेंजेंट है वो भी किस पॉइंट पर पी पर, ये है 38 क्वेश्चन नंबर में। तो देखिए एक पहले टेंजेंट एक ये बना था सर्कल, उसमें एक टेंजेंट है वो है कहाँ पर, वो भी पी पर, ये क्या है एक पी है, ठीक है। एक ही सर्कल है, पी क्यू इज अ टेंजेंट अब सर्कल ओ से है, ओ से है विद सेंटर ओ, तो यहाँ पी हो गया, अब यहाँ पर क्यू दे देते हैं। क्लियर है। अब बोल रहा है ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो एक ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देते, तो यहाँ से भी एक टच हो जाएगा, और आपको पता है ये जो भी टच होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो टेंजेंट से जो भी जाता है वो कितना होता है 90 डिग्री। अभी हमसे क्या पूछा है, तो बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ क्यू पी। ओ क्यू पी, अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, तो वो तो ये सॉरी ये 90 होगा, ये नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये 90 डिग्री बन गया, तो ये दोनों तो वैल्यू आपको पता है, ये आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोसेल ट्रायंगल में ये कितना बन जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 90 है तो ये 45, ये 45 हो जाएगा आपका आंसर। जैसे अगर मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, इसे भी एक्स मान लेते हैं, तो ये अगर 90 डिग्री ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपको सम ऑफ ट्रायंगल्स आपका निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 90 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 90, उससे कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 90। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90/2 मीन्स 45 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, और x का वैल्यू q, तो एंगल q क्या हो जाएगा, एंगल q इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, है ना। 39 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर। मतलब रेडियस हमें पहले से दे दिया है, रेडियस मतलब आर का वैल्यू ही आर दिया हुआ है, तो अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस, क्वाड्रेंट निकालना है। तो देखिए सर्कल, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का मतलब क्या होता है, एक पूरा सर्कल है, और यहाँ पर इसको क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एक पार्ट, कोई एक दो 4 पार्ट्स में से कोई एक सिंगल पार्ट का आपका वैल्यू पूछा है। तो सर्कल देखिए, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो ये होता है आपका 2πr, ये 2πr होता है, और इसका क्या 1/4 निकालना है, तो 1/4 का मतलब होता है या 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और r का वैल्यू पहले से r है, तो 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा πr/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा। और इसको एक और फार्मूला से बनता है 90/360, बात ओके, क्योंकि ये पूरा सर्कल का वैल्यू कितना होता है 360 होता है, और आपका जैसे कि ऐसे भी आपको दे सकता है, अगर आप ऐसे नहीं समझे तो यहाँ पे एक और फार्मूला लगा सकते हैं आप, 90/360 इंटू πr², बात एक ही है दोनों। देखिए 90 से जाएगा ये 4 टाइम्स, तो 1/4 आ गया, यह πr² आ गया, तो ये 2πr होगा, स्क्वायर 2πr, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बच गया πr/2, और ये भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई वेरी बात नहीं है, यहाँ से ये निकालिए ये निकालिए, बात एक ही आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। तो मतलब रेडियस कितना दिया हुआ आपका, रेडियस मीन्स आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। एंगल का मतलब हो जाता है थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल का वैल्यू, और रेडियस का वैल्यू दिया 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या, ये आपको निकालना चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr², ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये 360, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 4 इंटू में 4 स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 3 से क्या हो जाएगा 1 2 12 3 36, ठीक है, 4 से ये 3 बार, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 3 21 हो जाएगा नीचे, और ऊपर में कितना हो जाएगा 4 × 2 88 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, बट यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और आंसर यही आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया, देखिए 41 राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr², और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना 43 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44। नेक्स्ट हमारा है 42 क्वेश्चन नंबर 41 देख लिए 42 होगा। द रेडी ऑफ टू सिलेंडर आर रेडियस इतना दिया होता है, सिलेंडर 2 सिलेंडर दिया था हमें, एक मान लेता सिलेंडर 1 और इधर में मान लेता सिलेंडर 2।
ठीक है, उसका रेशियो दिया हुआ है ये क्या का, रेडियस का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियस, और रेडियस का जो रेशियो है एक है 2, और इधर में x मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ ये 3x। क्लियर है। अब ये रेशियो दिया, अब वहाँ पर हाइट का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HIGHT हाइट। हाइट का क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया 5x और एक दिया हुआ है अगेन 3x। क्लियर है, यहाँ 5x है एक 3x है। फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमसे निकालने दिया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से कटने वाला क्या क्या है, पाई का वैल्यू कट जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू दोनों में सेम ही होगा, है ना। अभी देखिए, तो यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर, तो आर कितना है हमारे पास 2, तो 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच मतलब 5x रेशियो हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 5x, यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू 3x। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कितना 4×5 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 27 एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल, तो ये बन गया जो रेशियो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका 20:27, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 इज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और आपको जितना है वो मैंने बना दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में क्या दिया हुआ देखिए, 43 द मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दिया, तो मीडियन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मीडियन कितना है 8, ठीक है। मोड हमें दिया हुआ है वो है 10, हमें निकालना क्या है मीन। तो फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। तो ये होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मीडियन कितना दिया हुआ है 8, तो 3 × 8 हो जाएगा, मोड 10 दिया हुआ है प्लस 2 मीन हो जाएगा, राइट। तो 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये 10 + 2 मीन, 10 को इस साइड भेज देते हैं, 24 माइनस में 10 इक्वल टू 2 मीन हो जाएगा। 24 में से ये 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 में से ये जगह 14, 14 इक्वल टू हो जाएगा 2 मीन। तो मीन इक्वल टू क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/2 इक्वल टू हो जाएगा मीन 2 सेकेंड जाएगा 7, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, मीन इक्वल टू हो जाएगा 7, और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। कोई डाउट है तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद ये वीडियो आज बहुत लंबा हो गया तो ज़्यादा बात ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 44 में दिया हुआ है हमें प्राइम नंबर निकालना है प्रोबेबिलिटी में। तो देखिए हम यहाँ से लेकर 1 से लेकर 20 तक मैंने नंबर लिख दिया, और इस नंबर में हमें क्या चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाले कभी भी कितना भी प्राइम नंबर देते, मैं ये जानबूझ के लिखा हूँ यहाँ पर, जितना भी अगर प्राइम नंबर देते तो जितना भी नंबर्स हो उसका हाफ हो जाता है प्राइम नंबर, और उसका क्यों प्राइम नंबर क्या होता है 2 से डिविजिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, जो भी है, तो ये कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो यहाँ 10 हो गया, टोटल नंबर 20 हो गया, और गेटिंग क्या करना प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितना है 10, तो टोटल नंबर कितना हो गया 20, और प्राइम नंबर 10, अगर इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नीचे में क्या लिखना होता है आपको पता ही, ऊपर में क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 45, और ये 45 आज का जो क्या हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है इफ़ PE क्या दिया हुआ है, PE का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.05, और P0E का वैल्यू निकालना है, ये क्या हो जाएगा। तो फार्मूला हमें पता है PE + P0E इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमें पता है। और PE का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, तो और PE प्लस में P0E इक्वल टू 1 होता है। देन P0E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 0.05, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.95, ये हो जाएगा P0E का वैल्यू, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आज का वीडियो जो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप लोग देखिए एंजॉय कीजिए, और एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किया, इसीलिए इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ये पार्ट 2 ही में ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।